विधानसभा चुनावों के मतदान और मतगणना से पहले जब प्रचार चरम पर था, एक जनसभा में पीएम मोदी ने यलगार लगाई थी, गहलोत जी अब 20 साल आप भूल ही जाइए। उस प्रदेश में जहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, ये ललकार अतिशयोक्ति न निकले, इसके लिए चाहिए ठोस प्लान और लाइन ऑफ एक्शन। इसमें लगता है समय और उसका मैनेजमेंट, पर सियासत के साथ एक मजबूरी यह है कि समय आपके पास हो सकता है, जनता के पास नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब कभी लंबी पारी खेलनी हो तो संभल कर शुरुआत करनी होती है, हालात समझने होते हैं, कमजोर गेंद पर अटैक करना होता है, अच्छी गेंद पर डिफेंस। एक बार जब मोमेंटम बन जाए तो फिर खेलो ताबड़तोड़। सीएम भजनलाल ने शुरुआत तो लंबी पारी वाली ही की है, हालात को समझा, कई बड़े शॉट भी खेले। अब सवाल यह है कि क्या वो 20 साल की तरफ बीजेपी को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं? आज इसी पर चर्चा। प्रश्नकाल में मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर और नव वर्ष की आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। करणवीर सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। बधाई बहुत। शुक्रिया सर जी। करणवीर जी आपको भी नए साल की बधाई। करणवीर जी मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। अगर मेरा स्टार्टिंग मोनोलॉग आपने ना सुना हो तो मैं आपसे सीधे सवाल पूछ लेता हूं कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब 20 सालों की पारी खेलने की दिशा में बढ़ रही है? स्वप्निल जी, सर्वप्रथम तो आपको और सभी समाचार चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी। हेलो जी जी थैंक यू। जी। बोले। अब बीजेपी 20 वर्ष की तरफ बढ़ रही है या 25 वर्ष की बढ़ रही है, ये बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है। राजस्थान की जनता जरूर इस नई उम्मीद के साथ है कि आने वाले वर्ष में उनके लिए कुछ सहूलियत और कुछ राहत और कुछ समस्या, जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं जिससे पूरा भारत जूझ रहा है, शायद वो सॉल्व हो जाए। तो ये इसी आशा के साथ राजस्थान की जनता जरूर ये आशा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये नहीं कह सकता कि वो 20 वर्ष की देख रही है, 25 वर्ष की तरफ देख रही है, वो उनका निजी आकलन हो सकता है। पर राजस्थान की जनता और भारत की जनता अवश्य इस रूप से आशान्वित रूप से देख रही है कि मोदी जी ने जिस तरह के वादे देश की और प्रदेश की जनता से किए थे, सस्ता डीजल, पेट्रोल, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिन जिन चीजों को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, शायद उनके ऊपर कारगर रूप से कार्य करे। अब देखिए क्या स्थिति है, मैं कुछ राज्यों से तुलना करता हूँ जहां जहां के मॉडल फेमस हैं। आप गुजरात देखिए, गुजरात में आप ही आप थे, उसके बाद जब बीजेपी आई तो फिर बीजेपी ही बीजेपी है अब तक। शुरुआत वहां पर भी एक सीएम ने इसी तरीके से की थी, बहुत ताबड़तोड़ फैसले नहीं लिए थे, पहले चीज़ों को समझा और उसके बाद फिर एक मॉडल को अमली जामा पहनाना चालू किया। यही एमपी में हुआ, यही यूपी में हुआ, यही राजस्थान में क्यों नहीं होगा? स्वप्निल जी, राजस्थान में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की गर्द में है। हम उसकी भविष्यवाणी आज उसकी भविष्यवाणी हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। हाँ, हम यहाँ बैठ के इन फैसलों का आकलन जरूर कर सकते हैं जो जनता के हित में जरूर होने चाहिए। राजस्थान की जनता को सस्ता डीजल, पेट्रोल मिलना उनका अधिकार है। और जो सिलेंडर 50 रुपए सस्ता किया है मोदी जी ने, वो पूरे समस्त राजस्थान के वासियों को 5 करोड़ और 27 लाख जो मतदाता थे उन सभी को राहत मिलनी चाहिए। मैं एक बात और आपसे कहता हूं, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हम यहां पर इस वक्त बैठकर आकलन नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप इस दावे को पूरी तरह से नकार सकते थे, लेकिन आपने नहीं नकारा। मतलब एक संभावना तो आप भी मानकर चल रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। स्वप्निल जी, आज नववर्ष का दिन है और हम चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से शुरुआत की जाए। कोई नकारात्मक बात को आज मैं इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता कि नई उमंग, नई जोश और नए संघर्ष के साथ कांग्रेस पार्टी विपक्ष में अपना साथ और अपना काम निभाने वाली है। सरकार से भी उम्मीद है, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे ना नए साल के डिबेट्स बहुत पसंद रहते हैं क्योंकि सब हैप्पी मूड में बात कर रहे होते हैं और अच्छी अच्छी बात कर रहे होते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं ये कह रहा हूं, ये 20 साल वाली बात अतिशयोक्ति नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? हालांकि मैंने खुद कोट किया किन किन राज्यों में इसी गति से चीजें चालू हुई और फिर आगे बढ़ती चली गई, लेकिन फिर भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये अतिशयोक्ति नहीं निकलेगी, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और पैनल पे बैठे हुए सभी शिष्टजनों को जी कैलेंडर नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय होगा।
शुक्रिया। चलिए, आपने अभी बात की कि इस बात की क्या गारंटी है। देखिए, हाँ हाँ, माननीय मोदी जी गारंटी पर देश की जनता ने विश्वास किया है, ठीक इस है, प्रदेश हाँ, की जनता ने विश्वास किया। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात इस देश की जनता और प्रदेश की जनता ने माना है। तो मान के चलिए कि जिस प्रकार की गारंटी हमने दी, उस बात की आपने पूछा इस बात की क्या गारंटी है, तो इस बात की निश्चित मान के चलिए मोदी जी गारंटी के आधार पर इस बात की गारंटी है कि आने वाले समय में इस प्रदेश में हाँ, रिवाज नहीं बदलने वाला, सरकार नहीं बदलने वाली। आप मान के चलिए आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थायी रूप से कुछ वर्षों के लिए निश्चित रूप से रहेगा, 20 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित रहेगा और मानता हूं उससे आगे भी चले। अब आपने बड़ी फहरिस्त के साथ हमें बता भी दिया कि गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। आने वाले समय में इन सब प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी रूप से बनी हुई है, क्योंकि स्थायी तो इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थायित्व का तो बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने आने के बाद नहीं, मैं आपको एक मार्जिन देता हूं। देखिए, मैं आपको लक्ष्मीकांत जी मार्जिन कैसे देता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो आपकी गारंटियां हैं उनमें से कुछ गारंटियों के लिए तो पैसा चाहिए, तो वो आप समय के साथ उसको छुएंगे, लेकिन जिन गारंटियों के लिए पैसा नहीं चाहिए वो आपने उसका एक सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो मिस हो रही हैं। अब जैसे पेट्रोल डीजल की आप समीक्षा करने की बात करते हैं, तो वो समीक्षा कहाँ चालू हुई है? अभी तो नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं बिना किसी स्पीड ब्रेकर के। ऐसा तो है नहीं, स्पीड ब्रेकर्स तो आपके सामने हैं। स्वप्निल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धैर्य। ये राजस्थान की जनता ने बड़े धैर्य के साथ 5 वर्षों तक कांग्रेस के कुशासन को झेला। ये राजस्थान की जनता ने पिछले 5 वर्षों तक होटल में कैद विधायकों को झेला। ये राजस्थान जनता ने 2 गुटों में बटी हुई एक पार्टी के नेताओं को झेला। अब आप कुछ समय धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। आज ये जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के सुधारने का काम किया गया, मैं समझता हूँ नाकाबिले तारीफ है माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का संज्ञान लेते हुए आज सलाखों के पीछे उन सब बदमाशों करने का काम किया जो लंबे समय से समाज के अंदर उत्पात मचाए हुए थे, उन सबको अंदर करने का काम किया। बड़ी देखिए पिछले कुछ वर्षों से आप देखें तो राजस्थान की कानून व्यवस्था की वेंटिलेटर पर चली गई थी। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती और होती चली गई थी, उसको लेकर जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान में सरकार आने के बाद संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। जिस प्रकार से उजला के सिलेंडरों के माध्यम 450 सिलेंडर देने का काम किया, हाँ, एक बड़ी आज से मिलना चालू भी हो चुका है। वो 1 जनवरी से मिलना चालू भी हो चुका है। कई जगहों से हमारे पास तस्वीरें भी आई, इस तरह की जानकारियां भी आई कि कुछ लाभार्थी तो आज ही शामिल भी हो चुके हैं उसमें। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी आपका हम रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो किन बातों पर आपको हम परखें, मीडिया के तौर पर और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस। और देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े एक्शंस लिए, आपने तो बुलडोजर में चाबी भी घुसाई और बुलडोजर चालू कर दिया, लेकिन फिर उस बुलडोजर वाली कार्रवाई का एक दूसरा पहलू भी सामने आ गया। तो जब भी हम आपका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो हम किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा हमारा पहला रिपोर्ट कार्ड सोनभद्र की कार्य योजना पर जाएगा। उसके बाद 5 साल की समीक्षा और लगातार समीक्षा और समीक्षा पर आपको एक मौका फिर 5 वर्ष बाद मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड कैसा था। मैं स्वप्निल जी पहले भी कहा है आपको, फिर आज कहता हूँ, प्रत्येक पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, उसका मैनिफेस्टो जनता के साथ चुनाव में किया गया कमिटमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट पर फुलफिल करना उस पार्टी का नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नाते मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो किए गए वादे हैं हमारे मैनिफेस्टो में उसको पूरा करेंगे। यदि पेपर लीक को रोकना, लेकिन सर जी होता क्या है कि किसी को 90% भी आए तो वो मेरिट में है, किसी को 95% भी आए तो वो मेरिट में है, किसी को 80% भी आए तो वो अच्छे मार्क्स तो लाया ही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन वो जो 5% 20% की कमी है वो तो लोगों को खलती है ना। मैं आगे आपके पास आऊंगा लक्ष्मीकांत जी, मैं उस पर बातचीत करने के लिए नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा। राधेश्याम जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। राधेश्याम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है, ये एक सोची समझी संभली हुई स्टार्ट है और अब चीजें ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ेंगी, या फिर सचमुच कोई एक लाइन ऑफ एक्शन निर्धारित है जो 20 साल के पथ पर बीजेपी को रख सके, या क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पहले मैं कर्मवीर जी को साधुवाद देना चाहूँगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आज की चर्चा सकारात्मक उसमें मूड में होनी चाहिए और कहीं कोई निगेटिव बात नहीं आई। ये देखिए बहुत अच्छी बात है अब जहाँ तक देखिए 20 साल के रोड मैप की बात है
तो स्टार्टिंग से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ इस तरह के ठोस फैसले लिए हैं। और कहीं जहां मानवीय संवेदनाओं की जरूरत है वहां भी देखिए वो बिल्कुल जीवंत तरीके से उससे जुड़ते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जैसे ही आज देखिए आप ऐसी कड़ाके की सर्दी में उन्होंने रैन बसेरों का वहां अवलोकन किया, औचक निरीक्षण किया, अचानक पहुंच गए जयपुर। जो जेके लोन हॉस्पिटल और उसके आसपास में जो है जो रैन बसेरे थे उन वहां की व्यवस्थाओं को देखा। आप देखिए पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आते ही सत्ता में और मुख्यमंत्री इस तरह से अपनी जो है वो रुचि उसमें ले जनहितों में, क्योंकि वो सबसे नीचे के का तबका है जिसको जरूरत है शासन की इसकी। और देखिए आप उन्होंने जो है अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इसको सेवा समझ के किया जाए, किसी भी तरह की कोई उसमें कमी नहीं आए, जो भी आवश्यक जरूरतें। तो यानी एक ये अच्छा कदम है। फिर इसी तरह से उज्ज्वला योजना का जो 450 रुपए में सिलेंडर शुरू हो गया है। आप देखिए अब उन्हीं के एक सीनियर मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी मीणा डॉक्टर साहब ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आज कहा है कि जो RAS वगैरह की परीक्षा है उनको रोका जाए, क्योंकि अभी तैयारी के लिए समय नहीं मिला है जो लोग इसमें अपियर होंगे। तो इससे भी एक बड़ा जो है उदाहरण सामने आया है कि कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर जाकर के मुख्यमंत्री से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह तो सकता है इतने मुद्दे को लेकर। ये एक अच्छी बात है। देखिए यानी इस तरह के कई संकेत मिल रहे हैं। फिर आप देखिए कि जो प्रतिनियुक्ति पर एक IAS अधिकारी सुधांशु पंत केंद्र में थे, उनको केंद्र से वापस यहाँ भेजा गया और उनको मुख्य सचिव बनाया गया है। और जिनको बनाया गया है उनके कांग्रेस के साथ कैसे संबंध थे ये किसी से छिपे नहीं है। ये छिपे नहीं है। दूसरा देखिए इसमें एक स्पष्ट जो संकेत मिल रहा है वो ये है कि केंद्र वास्तव में जो है हर समस्या को बड़ा मुस्तैदी से उसको टेकल करना चाहता है, इसलिए सुधांशु पंत को यहाँ भेज करके मुख्य सचिव बनाया गया है। इसी तरह अभी देखिए आप कि जो DG और IG 58वां सम्मेलन है वो भी राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। और देखिए पहली बार मैं सुन रहा हूं कि जिसमें स्वयं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी इसमें शिरकत करेंगे। यानी ये पूरे देश में कानून व्यवस्था को ठीक से लागू करने का एक मुझे सार्थक प्रयास नजर आ रहा है। अब वो होगा कैसा, कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन आपकी बातचीत एक और तरफ इशारा कर रही है जिस पर मैं लक्ष्मीकांत जी आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद मैं करणवीर सिंह जी आपके पास आऊंगा। लेकिन लक्ष्मीकांत जी मेरा सवाल यह है कि देखिए अयोध्या में रामराज ठीक है, लेकिन जब राम गद्दी पर नहीं थे तब उनकी पादुका वहां पर थी और भरत राज चला रहे थे। क्या वो सिस्टम यहां पर डेवलप हो रहा है इसलिए ये गारंटी है 20 साल या फिर कुछ और? देखिए रामराज्य की जब परिकल्पना हम करते हैं तो रामराज्य का मतलब होता है हर जगह खुशहाली और हर जगह वैभव, हर घर में शांति और सौहार्द का वातावरण। निश्चित मानते चलिए पूरे हिंदुस्तान भर में यही रामराज्य स्थापित होने जा रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जब राम जी वनवास में गए थे तब राजा भरत आप कह लीजिए उन्हें वो शासन चला रहे थे, लेकिन राम जी की पादुका के जरिए ये वैसी सिमिलैरिटी तो नहीं बन रही ना। यहाँ 1+1 = 2 नहीं है, 1 और 1 11 वाली बात करेंगे तब तो डबल इंजन। आप जिस दिशा में ले जाते हैं आप जिस दिशा की बात करें मैं समझ रहा हूँ। आप बात की तरफ मानना है कि उस समय अयोध्या एक राज्य था, उसे गण थे और गणतंत्र के अनुसार गणों के राज्यों के अलग अलग मुखिया हुआ करते थे। उसी प्रकार से गण के मुखिया के रूप में माननीय भजनलाल जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। केंद्र की जो नीतियां हैं उनका लागू करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। अब एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं जो जिन घटनाओं ने सबसे ज्यादा पत्रकारों को इंप्रेस किया या लोगों को इंप्रेस किया वो घटनाएं जयपुर में ही आई हैं। जैसे कि भजनलाल शर्मा अगर अस्पताल पहुंचे तो वो SMS में ही पहुंचे जयपुर में, वो अगर रैन बसेरों में पहुंचे तो वो SMS जयपुर में ही पहुंचे। कहने का मतलब है कि राजधानी के बाहर जहां सिस्टम कमजोर पड़ता जाता है अभी वहां पर CM भजनलाल शर्मा नहीं पहुंचे हैं।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तब वो जिलों में घुमा करते थे तो वहां की खामियों को देखकर आ जाते थे, तो वहां के सिस्टम को चुस्त होना एक मजबूरी हो जाता था। देखिए स्वप्निल जी, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए अभी बहुत कम समय हुआ। हाँ, मैं इस कम सहमत हूं। समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी काम करें, मैं समझता हूँ कि साधुवाद के पात्र हैं। और राजस्थान की जनता को जिस प्रकार का उन्होंने वचन दिया है, उस वचन को अभिभूत और पूर्ण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है। अब आप अशोक गहलोत जी की या 5 साल की बातचीत करें, माननीय वसुंधरा जी 5 वर्षों की बातचीत करें, तो मेरा मानना है कि माननीय वसुंधरा जी ने हर संभाग में, हर जिला स्तर पर जाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया था। माननीय गहलोत जी के बारे में क्या लगता है कि काम सभी लोग कल्याणकारी सरकार के मुखिया के रूप में सभी लोग अच्छा काम करने का पूरे प्रयास करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से अधिक समय जनता के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से अल्प समय में राजस्थान की जनता के लिए सुशासन का काम किया है, उसका अनुकरणीय है। ठीक है। मैं करणवीर सिंह जी, देखिए बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक वक्त था जब मैं टेबल टेनिस खेला करता था। अब मेरा बल्ला कैसा है वो मुझे को पता होता था। अगर कोई मुझसे वो बल्ला मांगेगा तो मुझे ये पता था कि वो उससे कैसा खेलेगा, और उसी से मुझे ये अंदाजा हो जाता था कि सामने वाला मेरा बल्ला लेकर जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। अब आपने जो बल्ला पकड़ाया बीजेपी को, आप इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं बीजेपी नहीं चल पाएगी क्योंकि वो बल्ला खराब हो चुका है? देखिए मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, आप कर्ज देखिए, आरबीआई ने बताया कितना कर्जा है हमारे ऊपर। मतलब अगर आप बैडमिंटन का रैकेट उन्हें पकड़ा रहे हैं तो उसकी सारी जालियां टूटी हुई हैं, और इसलिए आप कॉन्फिडेंट है कि शायद बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी। स्वप्निल जी, खिलाड़ी के साथ जो परफॉर्मेंस होती है उसमें उपकरण बाद में आते हैं, पर उसकी जो शैली है ना वो प्रथम आती है। उसकी शैली किस तरह की है, तो शैली आप लोगों ने देख ली है कि किस तरह की है पिछले 30 दिनों में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपको काट सकता हूं करणवीर जी, आपने मुस्कुरा के बोला इसलिए बता दूं। स्वप्निल जी मेरी बात सुनिए। आज मेरा मन थोड़ा व्यथित हुआ। हमारे माननीय मंत्री अविनाश गहलोत जी ने जिस तरह का वाक्य आज हम पूरे राजस्थान की जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी, उन्होंने अपने कार्यालय से भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी तस्वीर हटा के और अपने मनचाही तस्वीरें रखी। आप रखिए तस्वीरें, पर कम से कम आप ये तो देखिए कि आप राजस्थान को और भारत के अंदर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जगह नहीं है किसी कार्यालय में, मंत्री के कार्यालय में? उनकी फोटो हटाना क्या न्यायोचित है? कम से कम इस तरह की जो शुरुआत ये कर रहे हैं उस पर जरूर सवाल निशान खड़ा करना चाहूंगा कि क्या ये नववर्ष के दिन क्या ये आपने एक किस तरह की मिसाल पेश की आपने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर को अपने कार्यालय से हटा के? शायद ये हमारे साथी प्रवक्ता इसका जवाब दे पाए, तो मैं इनसे जरूर चाहूंगा कि आप इसका जवाब लेना चाहते हैं तो मैं जवाब ले भी लेता हूं। लक्ष्मीकांत जी मेरे साथ बैठे ही हुए हैं ना। लक्ष्मीकांत जी देखिए, मुझे एक बहुत अच्छा वाक्य याद आता है। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, लेकिन उसी में एक चीज और जोड़ देता हूं कि एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि भाई जब मैं वहां से कॉरिडोर से निकला और मैंने देखा कि कुछ तस्वीरों को हटा दिया गया है तो मैंने तुरंत कहा कि नहीं वो तस्वीरें वापस लगाओ। एक वो अटल युग था। मैं अब ये पूछ रहा हूं कि हाँ ये सुर्खियां बन रही हैं, क्या इससे कोई मैसेज देने की इनडायरेक्ट कोशिश की गई? लक्ष्मीकांत जी देखिए, जिस बातचीत का जिक्र मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं, हाँ। ये फोटोज का हटाना नहीं है, ये रिनोवेशन का काम चल रहा है। रिनोवेशन के दौरान उन फोटोज को हटाएंगे, वापस भी लगाया जाएगा। माननीय भीमराव जी अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता है, हमारे लिए पूजनीय है। माननीय महात्मा गांधी जी इस देश आपने वो रिक्त स्थान किसी और की तस्वीर से भर दिया आदरणीय। नहीं करणवीर जी, अगर आपने सवाल पूछा, मैंने पूछा, तो अब जवाब भी आपको लेना चाहिए उतनी शांति से। नहीं ठीक, लक्ष्मीकांत जी हाँ प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैसेज डिलीवर्ड। अब बोलिए लक्ष्मीकांत जी। हाँ, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी हमारे पूजनीय, देश की आजादी में उनका योगदान, राष्ट्रपिता के रूप में उनकी पहचान हम भुलाए नहीं भूल सकते। हमारा मानना है कि जिस प्रकार के रिनोवेशन का काम चल रहा है उसमें कुछ तस्वीर हटाया हुआ वापस भी स्थापित किया जाएगा। मैं समझता हूँ वो जिस प्रकार की घटना घटी है, इस बारे संपूर्ण जानकारी लेने के बाद आपको मैं इस बारे में विवेचन कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन करणवीर सिंह जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, एक कमरे में कौन सी तस्वीर थी और किस तस्वीर को हटाया गया उससे महात्मा गांधी का कद कभी घटने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी बातों को कांग्रेस इशू न बनाए तो कांग्रेस के लिए बेहतर है। स्वप्निल जी, मैसेज क्या जाता है इससे? हाँ।
आप क्या साबित क्या करना चाहते हैं? आप वहां से तस्वीर हटाएं और उन तस्वीरों नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इश्यूज को उठाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसे इश्यूज को उठाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? उन रिक्त स्थानों को आप अपनी विचारधारा से प्रभावित होने वाले लोगों की तस्वीर से भरें, तो कहीं ना कहीं ये करणवीर मैसेज जी, जाता करणवीर है जी, देखिए कि आप फ्लॉ किस कहां तरह पर है, का आपको समझना होगा किस फ्लॉ तरह का कहां मैसेज पर देना चाहते है। हैं। ये संविधान सबको ये हक देता है कि वो जिससे मोटिवेटेड होते हैं उसको फॉलो करें, वो जिस विचारधारा को मानते हैं उसको फॉलो करें। आप ये चाहते हैं कि कोई दूसरी विचारधारा वाला आए तो वो भी कांग्रेस की विचारधारा से चले, ये तो कोई बात नहीं हुई। संविधान की विचारधारा बाबा भीमराव अंबेडकर से इतर हो सकती है शायद पूरे भारत की। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे लग रहा है कि इस तरह की भी कोई किसी की विचारधारा हो सकती है कि जो संविधान से इतर रखता हो अपनी व्यवस्थाएं। ठीक है, मैं वापस राधेश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि ये कोर इशू होना चाहिए, वो भी ऐसे वक्त पर जब राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना हो। लेकिन ये भी सच है कि सियासत अपने साथ सिंबोलिज्म तो लाती है, और ये एक सिंबोलिज्म तो आज देखने को मिला। देखिए, ये जो इस तरह का जैसे कर्मवीर जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से एक समाचार तो जाता है, एक मैसेज तो जाता है। वे बाबा साहब अंबेडकर कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या? वो संविधान निर्माता हैं, गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनकी फोटो यदि हटाई जाती है तो देखिए, निश्चित रूप से एक ये संवेदनात्मक प्रश्न तो है, लेकिन इसको हम राजस्थान के विकास से जोड़ करके देखें, ये गलत है, क्योंकि इसका राजस्थान के विकास से लेना देना नहीं है, हमारी आस्था का प्रश्न है ये, उस पे जरूर ठेस लगती है। अब इसी तरह देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आज ऑफिस अलॉट किए गए सचिवालय में, तो सबसे सीनियर मिनिस्टर के रूप में, सबसे सीनियर विधायक के रूप में जो है इस सदन में मेरी समझ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, मगर उनको मुख्य भवन में उनको कार्यालय के लिए स्थान नहीं मिला। अब आप बताइए ये क्या मैसेज जा रहा है? ये निश्चित रूप से राजस्थान भर के नहीं, लेकिन राधेश्याम जी, अगर इन सब में उलझेंगे तो क्या कोर इश्यूज से हम भटक नहीं जाएंगे? देखिए, कोर इश्यू तो मैं कह रहा ना कि विकास से इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे जो है हमारी लोकतांत्रिक आस्था, उसका भी तो प्रश्न है। क्या उसको हम भूल देंगे? वो विकास के चलते उसको साइड कर देंगे अपन? ये भी तो वाजिब नहीं है। आप देखिए, यदि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्य भवन में ऑफिस नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये क्या मैसेज जाता है? भाई सब उनसे जूनियर है, उन जैसा अनुभव तो किसी का भी नहीं है। अब उनको यदि मुख्य भवन में कार्यालय नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से देखिए, ये मैसेज तो जाता है कि नहीं, लेकिन एक एक्सेप्टेंस की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आप सबके पास एक एक मिनट के लिए आ रहा हूं, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, मैं आप तीनों के पास एक एक मिनट के लिए आऊंगा, लेकिन मुझे बस थोड़ी सी इजाजत दीजिए। करणवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे दरअसल बिल्कुल नॉलेज नहीं है, दीनदयाल जी की विचारधारा को आप भी मानते हैं और अच्छा मानते हैं, अटल जी की आप लोग दिल खोलकर तारीफ करते हैं, क्या आपने कोई भी योजना उनके नाम से शुरू की? और दूसरी बात, क्या उनकी तस्वीरों को कभी आपने किसी ऑफिस में जगह देने अच्छा समझा या उचित माना? स्वप्निल जी, महात्मा गांधी और भीमाराव अंबेडकर किसी पार्टी या किसी समुदाय के विशेष के नहीं है, ये पूरे भारत के राष्ट्र निर्माता और पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पूरा भारत इनके आगे नमन होता है, इनसे प्रेरणा लेता है। तो ये किसी पार्टी विशेष का इनके ऊपर टैग लगाना मैं कतई उचित नहीं मानता। इसलिए इनका सम्मान पूरा देश, पूरा विश्व करता है, इसलिए सभी पार्टियों को इनका सम्मान करना आवश्यक है। और आने वाली पीढ़ियों को हम किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, ये भी निर्धारित करना आवश्यक है। आज नववर्ष है, सी बात में जोड़ रहा हूं, और नहीं, नववर्ष के दिन अगर इस तरह की शुरुआत होती है, ठीक है, तो कहीं ना मैं सिर्फ करणवीर जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहां पर जोड़ रहा हूं। होता है कई बार, हर किसी का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता है, लेकिन आपने जितनी बार भी कहा भीमाराव अंबेडकर कहा, आप उन्हें भीमराव अंबेडकर कहें, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले बता दो कि माननीय भीमराव अंबेडकर भारत रत्न दिया काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, कांग्रेस ने वर्षों तक टालती रही, और आज अंबेडकर जी के बारे में जो चर्चा कांग्रेस में मेरे मित्र कर रहा है, नकारात्मक बात मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस पर आज मौन रहना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी तो अपना मानना है कि माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा का जो अभी राधेश्याम जी कह रहे थे, उनका कमरा उनकी इच्छा से आवंटित किया जा रहा है, इसमें आप चाहे तो किरोड़ीलाल जी मीणा जानकारी कर सकते हैं। पहली बात, जिस प्रकार की बातचीत यहाँ पर इसको जोड़कर आप दलित समुदाय से या ST समुदाय से जोड़कर
बताने का प्रयास करते हैं गलत है। मैं सिर्फ तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी कहना है कि गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को जब हम पूरी सहायता सहायता दिला पाएंगे वही भारत का उन्नत और प्रगतिशील दिन होगा। ठीक है। उन्होंने मानव कल्याण के जिस हम एक्चुअली उसी कसौटी पर आपको कसेंगे भी लक्ष्मीकांत जी, हम उसी कसौटी पर आपको कसेंगे भी। मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ राधेश्याम जी, आप एक क्लोजिंग कमेंट दे दें, मुझे खत्म करना है, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। लेकिन अंत्योदय की योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की योजना। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट। हाँ हाँ राधेश्याम जी, उसकी समस्या निदान करने का काम कर रहे हैं। राधेश्याम जी बताएं बताएं। मैं क्लोजिंग कमेंट चाह रहा हूं आपका आज की डिबेट पर। देखिए, जहां तक आज की जो हमारी डिबेट है वो विकास को लेकर के है, 20 साल के रोड मैप को लेकर के है। तो इस बाबत मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4.5 लाख करोड़ रुपए जो घोषणाएं की गई हैं उनको फुलफिल करने के लिए चाहिए, और उसके लिए एक बड़ी भारी इच्छा शक्ति जाहिर की गई है। कहा गया है कि चाहे बैंकों से लोन लिया जाए, लेकिन ये जो जितनी योजनाएं घोषित की, चाहे वो कांग्रेस ने की, दूसरे नेताओं ने, उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके साथ स्वप्निल जी आप देखिए कि 2006 से करीब 450 बिल जो है केंद्र के पास लंबित पड़े हैं, जो हमारी संघीय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। तो उसका क्या होगा? उसके लिए भी 2014 से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी सत्तासीन है, लेकिन उन बिलों को निपटाने की कोई किसी तरह की कवायद नहीं की गई है। इससे देखिए जो सारा हमारा जो संघीय जो सिस्टम है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है। बाकी जहां तक विकास का सवाल है, देखिए ऐसे लग रहा है, इच्छा शक्ति लग रही है कि ये सरकार वास्तव में राजस्थान को आगे बढ़ाने का सार्थक प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।